हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर 4 है समतल में गति। उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं सदिशों के योग के बारे में। आज हम पढ़ेंगे सदिशों के योग के बारे में। सदिशों का योग जिसको हम कहेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। मतलब ये है कि वेक्टर का कैसे एडिशन करते हैं, ये इस वाले वीडियो में हम देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ग्राफीय विधि का। ग्राफीय विधि का तो ग्राफीय विधि में हम क्या करेंगे कि सदिशों के योग में हम क्या कर सकते हैं, केवल समान भौतिक राशि के सदिशों के योग में हम समान भौतिक राशि के सदिशों को ही जोड़ सकते हैं। समान भौतिक राशि के सदिशों को जोड़ सकते हैं। इसकी निम्न 3 विधियां हैं। इसकी निम्न 3 विधियां हैं। पहला है सदिशों का त्रिभुज नियम। सदिशों का योग का त्रिभुज विधि। सदिशों के योग की त्रिभुज विधि। तो इसमें क्या करेंगे कि हम एक त्रिभुज की सहायता से एक सदिश को जोड़ेंगे। हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि वो सदिश है उसको हम इस तरह से दर्शाते हैं, जहाँ पे ये होता है सिरा, ये होता है सिर और ये होती है पूंछ। इसको कहते हैं हेड और ये होता है टेल। तो आप इस तरह से देखिए, कि हमारे पास 2 सदिश हैं। कोई सदिश A इस तरह से है, कोई सदिश B इस तरह से है। ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो इस तरह से जोड़ेंगे कि हम क्या करेंगे कि एक सदिश के सिर पर दूसरे सदिश की पूंछ लगाएंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह का होगा कि हमने सदिश A इस तरह से लिख दिया, फिर सदिश A के सिर पे सदिश B की हम क्या लगा रहे हैं, सदिश B की हम पूंछ लगा देंगे। ठीक है, अब इन दोनों का जो परिणामी सदिश होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि इस वाले सदिश की पूंछ से उस वाले सदिश की पूंछ होगी और इस वाले सदिश के सिर से उस वाले सदिश का सिर होगा। तो कुछ इस तरह से होगा, देखिए। मतलब ये कि इस वाले सदिश की पूंछ से पूंछ और इस वाले सदिश के सिर से सिर, लेकिन इन दोनों की इसकी दिशा है वो इन दोनों की दिशा की क्या होगी, विपरीत होगी। इसको मैं सदिश R मान लेता हूँ, जो होगी सदिश A और सदिश B के योग के बराबर होगा। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि यदि कोई दो सदिश त्रिभुज की 2 क्रमागत भुजाओं का मतलब लगातार भुजाएं, जैसे पहली भुजा है और दूसरी भुजा है, तो क्रम वाली भुजाएं हैं कि नहीं है। तो इस वजह से 2 क्रमागत भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। 2 क्रमागत भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं, तो उनका परिणामी सदिश होगा तीसरी भुजा द्वारा विपरीत क्रम में प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। आगे हम अगली विधि के बारे में अध्ययन करते हैं।
जो हाँ कौन सी क्लास में? अरे यार बैठो, अभी 1 मिनट बात करते हैं। अगली विधि हम बात करेंगे समांतर चतुर्भुज विधि। समांतर चतुर्भुज विधि, समांतर चतुर्भुज विधि। इस विधि में हम क्या करते हैं? इस विधि में हम समांतर चतुर्भुज विधि द्वारा सदिशों के योग की बात करेंगे। तो इसमें हम बात करेंगे कि पहला सदिश कुछ इस तरह से है, ये सदिश ए हो गया। फिर इसके साथ ही हमने देखा था, इसके साथ ही हम क्या कर रहे हैं कि दूसरा सदिश जो बी है, ठीक है, सदिश बी है वो कुछ इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। वो सदिश बी इस तरह से बनेगा, मतलब ये हो गया कि कोई सदिश ए इस तरह से है, ठीक है, और सदिश बी इस तरह से है। मतलब जैसे जो समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं होती है, जैसे आसन्न भुजाओं का मतलब जैसे कोई चतुर्भुज इस तरह से होता है, तो इसमें ये दोनों भुजाएं क्या होगी? आसन्न भुजाएं होती है। तो इस तरह से देखिए कि दो समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं की बात हम करेंगे, तो इस तरह से आसन्न भुजाओं की तरह हम दो सदिशों को व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, इसको चतुर्भुज के लिए बनाना है तो हम इसको इस तरह से डॉट डॉट लाइन से दर्शा देते हैं, ठीक है। अब परिणामी सदिश क्या होता है? परिणामी सदिश इन दोनों सदिश के परिणामी सदिश क्या होगा? इन दोनों सदिश का परिणामी होगा, जो क्या होगा? इस वाले पूंछ से उस वाली पूंछ की जाएगी, इस वाले पूंछ से क्या होगा? उस वाले की पूंछ आएगी, और देखिए इसकी दिशा इधर होगी और इस वाले सदिश की दिशा इधर होगी। तो परिणामी सदिश में क्या होगा कि ये जो पूंछ है इस वाले पूंछ से जाएगा, और ये क्या है? इसका सिरा क्या है? ये एक तो पूंछ हो गई और एक सिर हो गया, तो इस वाली पूंछ से उसकी पूंछ आएगी और इस वाले सिर से इसका सिर जाएगा, और इसकी दिशा होगी इन दोनों के विपरीत दिशा में होगी, तो ये सदिश आर हो गया। अब मान लिया ये इस अक्ष के साथ, ये ए के साथ थीटा कोण बना रहा है, तो इसका आप कह सकते हैं कि आर जो सदिश होगा वो सदिश ए और सदिश बी के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इस तरह से अब इसको लिखना चाहें कि यदि, अब इसमें देखिए समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि आपस में भुजाएं समांतर होती है, तो ये वाला अगर ए सदिश है तो ये वाला भी सदिश क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, और ये सदिश बी है तो ये भी कितना हो जाएगा? सदिश बी हो जाएगा। तो इसमें लिख सकते हैं यदि दो सदिश समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किए जाएं तो उनका परिणामी उनके बीच से निकलने वाले, ये आर क्या है? विकर्ण है, वाले विकर्ण को प्रदर्शित करता है, ठीक है। ये हो गया। तीसरी विधि देखिए, तीसरी विधि में हम बात करेंगे बहुभुज विधि। तो बहुभुज विधि में क्या होगा? समान चतुर्भुज में 3 भुजा होती है, त्रिभुज में 3 भुजा होती है, समांतर चतुर्भुज में मतलब चतुर्भुज मतलब 4 भुजा, और बहुभुज का मतलब 4 से ज्यादा भुजा, बहुभुज विधि। तो इस बहुभुज विधि में आप देखिए हमारे पास मान लीजिए 4 सदिश, 4 या 4 से ज्यादा है, एक सदिश ए इस तरह से है, ठीक है, बी जो है वो इस तरह से है, ठीक है, और सी कुछ इस तरह से है, और डी जो है वो इस तरह से है। तो अगर इन चारों को हम जोड़ेंगे तो कुछ इस तरह का मिलेगा। सदिश ए इस तरह से हो गया, फिर इस वाले सदिश के सिर से दूसरे वाले सदिश बी की पूंछ हो जाएगी, तो ये कुछ बी इस तरह से हो गया। फिर सदिश सी को आप क्या करेंगे? ये इधर की तरफ है तो इसको थोड़ा सा आप इधर जोड़ सकते हैं। सदिश डी तो इसको आप इधर मान लीजिए, इसकी दिशा इधर है, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा।
और परिणामी सदिश जो r होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि इस वाले सदिश की पूंछ से उस वाले सदिश की पूंछ होगी और इस वाले सदिश के सिर से उस वाले सदिश की सिर होगी, तो ये परिणामी सदिश r हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परिणामी सदिश जो r जो है वो a प्लस b प्लस c प्लस d इन सभी के योग के बराबर होगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं सदिशों के योग की 3 विधियां, पहला त्रिभुज विधि, दूसरा समांतर चतुर्भुज विधि और तीसरा है बहुभुज विधि। तो इन 3 विधियों के बारे में हमने पढ़ा। आगे हम देखते हैं आगे हम बात करेंगे अब सदिशों के योग के गुणधर्म की। सदिशों के योग के गुणधर्म की अब सदिशों के योग के गुणधर्म की अगर हम बात करते हैं तो इसमें पहला नियम होता है क्रम विनिमय नियम। इसमें क्या होता है, ये कुछ इस तरह से होता है कि हम क्या करते हैं कि उन जो भी सदिश होते हैं उनका क्रम बदलते हैं। जैसे दो संख्याएं a प्लस बी, तो हम क्या करते हैं इसको b प्लस ए लिख सकते हैं। मतलब पहले हमने a लिखा फिर b लिखा, उसके बाद हमने b लिखा फिर a लिखा, तो हमने क्रम बदल दिया, तो इसे क्रम विनिमय नियम कहते हैं। इसमें मान लीजिए हमारे पास दो सदिश हैं, सदिश a कुछ इस तरह से है, सदिश b कुछ इस तरह से है। अगर आप इन्हें जोड़ना चाहेंगे तो अगर आप a सदिश a और सदिश b करते हैं तो आपको कुछ इस तरह से मिलता है। सदिश a ये हो गया, ठीक है, और सदिश b ये इस तरह से हो गया, और सदिश जो r होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। और अगर आप b और a को जोड़ेंगे तो देखिए सदिश जो b है वो इस तरह से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले एक काम करते हैं कि सदिश b है उसको बना लेते हैं। फिर सदिश a की बात करेंगे तो आप सदिश a को कुछ इस तरह से बना सकते हैं, और परिणामी सदिश r है उसको आप इस तरह से बना लो। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इन सदिशों का योग का क्रम बदलने पर भी इनके परिमाण पर, इनके परिणाम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे भी वही सेम आकृति थी, बस इसको उल्टा कर दिया हमने, बाकी और कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरा है साचार्य नियम। तो साचार्य नियम क्या कहता है? साचार्य नियम ये कहता है कि आप अगर 3 सदिश हैं, a है, b है और 3 सदिश हैं, अगर आप इन तीनों को जोड़ते हैं इस तरह से, तो आप क्या कर सकते हैं, पहले a और b को जोड़ के फिर उसमें c जोड़ सकते हैं, या पहले b और c को जोड़ के और फिर उसमें जोड़ सकते हैं। जैसे हम इसमें बात करें 3 सदिश हमारे पास, a सदिश a ये है, ठीक है, सदिश b कुछ इस तरह से है, ठीक है, सदिश c कुछ इस तरह से है, ठीक है। अब इन्हें आप पहले इस तरह से जोड़ेंगे। सबसे पहले आप a प्लस b को जोड़ेंगे, फिर उसमें c जोड़ेंगे। तो देखिए आप सदिश a को इस तरह से लिख दो, सदिश b ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब जो परिणामी और जो c होगा, c इस डायरेक्शन में हो जाएगा। अब परिणामी सदिश जो r है वो कुछ इस तरह से होगा कि इसके पूंछ से उस वाली पूंछ और इसके सिर से ये वाला सिर, ये सदिश r हो गया। अब a और b इन दोनों का परिणामी सदिश इस तरह से हो सकता है, ये हो गया a प्लस। अब इस वाले की बात करेंगे, हम बात करेंगे a में हम क्या जोड़ेंगे, b प्लस c। तो
तो आप देखिए कुछ इस तरह से जुड़ेगा। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम जोड़ रहे हैं ये बी, तो ये कुछ बी इस तरह से हो गया, ठीक है। फिर हम बात करेंगे सी की, तो ये सी हो गया। फिर हम बात करेंगे ए की, तो ए कुछ इस तरह से हो गया, ठीक है। पहले बी और सी है तो इसका परिणामी, या फिर एक काम कीजिए जो ए है वो ए को बना लीजिए, ए इस तरह से ही बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका परिणामी सदिश जो है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, और इन दोनों का परिणामी सदिश की हम बात करेंगे बी और सी की, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें पहले a प्लस बी था, अब इसमें b प्लस सी आ गया। तो इस तरह की आकृतियां बनेगी। तीसरा आता है वितरण नियम। वितरण नियम को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए कोई सदिश है a और b, अगर इन दोनों का योग करके और उसमें n का मल्टीप्लाई किया जाए तो वो क्या होगा, कुछ इस तरह का बनेगा। तो ये आपका हो गया वितरण नियम। अब सदिशों के घटाना, सदिशों को घटाना। अब सदिशों को कैसे घटाया जाएगा, देखिए जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया कि जैसे हमारे पास दो सदिश थे, एक सदिश a ये हो गया और एक सदिश b ये हो गया, ठीक है। तो इनका परिणामी इनको किस तरह से बनाएंगे हम, और इनका परिणामी सदिश r कुछ इस तरह से होगा, तो वो होगा ये, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि मैं अगर b की दिशा परिवर्तित कर दूं, मतलब a तो इधर है ही, लेकिन अगर b को मैं b की दिशा में नीचे की तरफ कर दूं, मतलब सपोज कीजिए कि a प्लस बी था, उसकी जगह अगर हम इसको ऐसा लिख दें जैसे a की दिशा परिवर्तित करी, तो दिशा का मतलब क्या हो गया, इसमें हम माइनस लगा देते हैं, मतलब a प्लस बी था, फिर हमने दिशा परिवर्तित करी तो ये माइनस लगा दी। तो अब इसका मतलब इसकी आकृति कैसे बन सकती है, जैसे a तो इस तरह से है ही, अब b नीचे जाएगा तो b नीचे जाएगा, इसका मतलब ये हो गया b, इसका परिणामी सदिश r ये हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह से हो सकता है। आगे हम बात करते हैं सदिशों के योग की गणितीय विधि। इसमें हम क्या करते हैं कि किन्हीं दो सदिशों के योग से प्राप्त परिणामी सदिश, किन्हीं भी दो सदिशों के योग से प्राप्त परिणामी सदिश का परिमाण ज्ञात करना। का परिमाण ज्ञात करना हम कैसे निकालेंगे, जैसे मान लिया एक सदिश p इस तरह से है और एक सदिश q इस तरह से है, ठीक है। तो हम इसका परिमाण निकालने के लिए हम क्या करते थे कि हमने एक सदिश p बनाया इस तरह से और इधर से एक सदिश q हो गया, और इसका परिणामी सदिश r जो है वो कुछ इस तरह से होता था, ठीक है। अब हम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं o, इसको मान लेते हैं a, ठीक है, इसको मान लेते हैं b। अब देखिए अगर ये यहाँ इसके साथ अल्फा कोण बना रहा है, ये इसके साथ अल्फा कोण बना रहा है, तो हम कह सकते हैं कि थीटा के साथ, अब हम क्या कर रहे हैं कि इसके सामने से एक लंब डालते हैं इस पर और इस OA को आगे बढ़ाते हैं, तो ये लंब डालेगा और ये हो जाएगा n, ठीक है। अब इस थीटा के सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब, नीचे वाली हो जाएगी आधार और ये वाली हो जाएगी
कर्ण। ठीक है, इसको मान लीजिए थीटा, ये थीटा कोण बना रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि माना दोनों सदिश P व Q को त्रिभुज विधि द्वारा जोड़ा गया तथा उनका परिणाम R प्राप्त हुआ, जो हम कह सकते हैं P के साथ अल्फा कोण बनाता है, तथा साथ ही P व Q के बीच थीटा कोण है। मतलब आप देख सकते हैं जैसे ये P था और ये Q था, तो P और Q के बीच में तो क्या हो गया, थीटा कोण हो गया, और इधर से आधार के साथ कौन सा बना रहा है, अल्फा कोण बना रहा है। अब हमने क्या किया कि माना OA को हमने आगे बढ़ाया तथा फिर हमने क्या किया, OA को आगे बढ़ाया था तो P से इस पर लंब डाला, P से लंब OA, इस OA पर क्या डाला, OA पर डाला गया जो कि N पर काटता है। तो हम कह सकते हैं, तो अब देखिए यहां से OBN एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज OBN से हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब अभी जो कर्ण है ये है मेरे पास में OB का स्क्वायर, आधार कितना है ON का स्क्वायर प्लस लंब कितना है BN, तो BN का स्क्वायर। आप लिख सकते हैं जहाँ जो ON है वो किसके बराबर है, जो ON है वो OA प्लस AN के बराबर है। तो देखिए OB का स्क्वायर बराबर OA प्लस AN का स्क्वायर प्लस BN का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ये A प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे इसको, तो ये कुछ इस तरह से खुलेगा, OA का स्क्वायर प्लस AN का स्क्वायर प्लस 2OA AN प्लस BN का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आप देखते हैं ये जो OB है ये कर्ण है, इसको हमने वेक्टर R कहा था, तो ये हो गया R। ठीक है, ये हो गया R, तो R का स्क्वायर। और यहाँ पे जो OA है आप देख रहे हैं, जो OA है ये वेक्टर P है, तो इसे कहेंगे P का स्क्वायर प्लस जो AN है ये यहाँ AN हमको निकालना है प्लस 2OA। आप OA की बात करेंगे तो ये है P और AN हमें निकालना है प्लस BN जो है BN भी हमें नहीं पता है। ठीक है, तो हम BN निकालेंगे। ओके, अब देखिए BN निकालने के लिए हम इस समकोण त्रिभुज की बात करेंगे, तो समकोण त्रिभुज BAN से सामने वाला लंब ये वाला आधार। तो आप देखो साइन थीटा आप कैसे निकालोगे, सामने वाला लंब है मतलब BN बटे ये कितना हो जाएगा BA, क्या हो जाएगा BA या AB। तो आप BN बराबर
ए बी साइन थीटा। और ये ए बी कितना है आपके पास में, ये वेक्टर क्यू है, तो क्यू साइन थीटा। और इधर से आप कोस थीटा निकालेंगे तो ये लंब है, लंब मतलब यहाँ पे लंब कितना हो जाएगा, ए एन बटे बी ए। तो ये हो जाएगा ए एन बराबर बी ए बी कितना है क्यू, तो क्यू कॉस थीटा। तो आपके पास ए एन और बी एन आ गए, इसको उठा के आप यहाँ रखिए, तो आपके पास आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस ए एन कितना है आपके पास में क्यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2p ए एन कितना है आपके पास में क्यू कॉस थीटा प्लस और फिर इधर से बी एन कितना है आपके पास में क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से आप क्या करें, आर स्क्वायर बराबर इस पी स्क्वायर ऐसे कैसे रख लें, क्यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को एक साथ लिखेंगे प्लस 2pq cos थीटा। तो आपके पास में आर स्क्वायर बराबर, अगर आप क्यू स्क्वायर यहाँ से बाहर लेते हैं तो ये कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है। अब यहाँ इसे हम सॉल्व करेंगे, आगे हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक होता है, तो आर स्क्वायर बराबर हमें प्राप्त होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। अब आर का मान निकालेंगे तो अंडर रूट आ जाएगा, ओके। अब इसे हम कह सकते हैं कोस थीटा रहा तो इसे कोज्या नियम भी कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम इस अल्फा कोण की दिशा निकालेंगे, तो दिशा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब अल्फा कोण की दिशा, अब अल्फा कोण की दिशा निकालने के लिए हम त्रिभुज कौन सा काम मिलेंगे, ओ एन बी। तो त्रिभुज ओ एन बी से, त्रिभुज ओ एन बी से ये अल्फा है तो हम निकालेंगे tan अल्फा, tan अल्फा निकालेंगे। tan थीटा क्या होता है, tan अल्फा क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है अपने पास में बी एन और आधार क्या है अपने पास में ओ एन। चूंकि हम जानते हैं जो ओ एन है वो किसके बराबर है, ओ एन है हमारा किसके बराबर है, ओ एन देखिए ओ ए प्लस ए एन के। तो tan अल्फा बराबर आपके पास बी एन कितना है, बी एन लंब है, बी एन कितना है आपके पास में क्यू साइन थीटा बटे ओ ए कितना है आपके पास में p प्लस और आपके पास ए एन कितना है क्यू कॉस थीटा। यहाँ से आप अल्फा का मान निकालेंगे तो tan उधर जाएगा तो tan उल्टा हो जाएगा, tan इनवर्स क्यू साइन थीटा बटे p प्लस क्यू कॉस थीटा। तो ये इस तरह का समीकरण हमें मिलेगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आगे देखिए, आगे आपके पास ये कुछ आए हैं। अब आगे हम विशेष स्थितियों की बात करते हैं। आगे हम अगर विशेष स्थितियों की बात करें तो पहला है विशेष स्थिति में, पहली स्थिति ये होगी, अगर मैं बोलूं कि थीटा बराबर 0 है, थीटा बराबर 0 है मतलब ये p सदिश और q सदिश दोनों क्या है a की दिशा में, a की दिशा में है, तो कोस 0 डिग्री कितना होता है 1 और साइन 0 डिग्री कितना होता है 0। तो इसको आप समीकरण a मान लें, इसको आप समीकरण b मान लें। तो समीकरण a व b से, तो a में देखिए r बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा, कोस या 0 रखो, कोस 0 का मान कितना होता है a, तो इसकी वैल्यू 1 रख दो। तो ये आपके पास r बराबर
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। अब ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला होता है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, रूट से ये कैंसिल, तो आपके पास r बराबर हो गया p प्लस q। ठीक है, अब दूसरी स्थिति की बात करेंगे तो देखिए दूसरी स्थिति में हम बात करेंगे, दूसरी स्थिति में बात करेंगे और इसके अलावा इसकी अगर दिशा निकालें तो समीकरण बी की हम बात करेंगे। समीकरण बी में अल्फा बराबर tan इनवर्स q साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0, p प्लस q cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड हम बात करेंगे भाई cos 0 का मान कितना होता है 1 और साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0। अब दूसरी स्थिति की हम बात करते हैं कि जब थीटा बराबर कितना हो 90, मतलब p और q, जैसे p इधर है ना तो q इस तरह से होना चाहिए, एक दूसरे के लंबवत है, मतलब 90 डिग्री का कोण बन रहा है इनके बीच में। तो आप जानते हैं कि cos 90 कितना होता है 0 और साइन 90 होता है 1। तो समीकरण ए की बात करेंगे तो r बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए cos 90 हो जाएगा, cos 90 का मान कितना होता है 0, तो ये पूरा का पूरा 0, तो r स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ही बचेगा। और इसमें हम बात करेंगे तो अल्फा बराबर tan इनवर्स q साइन 90 का मान कितना होता है 1 और p प्लस q, और q cos या 90 होगा, cos 90 का मान कितना हो जाएगा 0, तो ये 0, तो आपके पास जो आएगा वो निकल के इस तरह से आएगा tan इनवर्स q अपॉन p, tan इनवर्स q अपॉन p आएगा। तीसरी स्थिति की आप बात करेंगे, तीसरी स्थिति की हम बात करेंगे जब थीटा बराबर 180 डिग्री होगा, मतलब इसमें p की दिशा इधर होगी और q की दिशा इधर होगी, एक दूसरे के विपरीत है। तो इस स्थिति में cos 180 डिग्री कितना होगा, cos 180 डिग्री -1 होता है और साइन 180 डिग्री होता है 0। ठीक है, कुछ इस तरह का होगा। तो यहाँ रखो आप r बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और प्लस 2pq, cos 180 का मान कितना होगा -1, तो ये r बराबर आ जाएगा आपके पास में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये माइनस इधर आएगा। अब ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको कहते हैं आप a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से कैंसिल तो हो जाएगा p माइनस क्यू। इस तरह से आप इसकी दिशा निकालेंगे तो अल्फा बराबर tan इनवर्स q साइन 180 का मान कितना होगा 0, तो ये 0, और p प्लस q 180 का मान कितना होता है -1, ऊपर 0 है और नीचे कुछ भी हो, ठीक है, तो ये होता है 0। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने सदिशों का योग कैसे गणितीय विधि से किया। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू स्टूडेंट्स।